देखिए, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ने से पहले मैं ये बताऊं तुम्हें कि ये जो फॉस्फोरस है वो एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में पाया जाता है। तो एनवायरनमेंट में मेनली ये फॉस्फेट्स की फॉर्म में जाता है, जैसे PO4-3, HPO4-, है ना, जैसे NHPO4 सोडियम फॉस्फेट, सोडियम हाइपोफॉस्फेट या सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस तरह से H2PO4 इस तरह से पाया जाता है आयंस। तो ये और नहीं भाई, इसकी फॉर्म में नहीं तो ये सोल्यूबल फॉस्फेट। फॉस्फेट तो वही सारे फॉस्फेट्स ही हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, पार्टिकुलेट फॉस्फेट, या यूँ बोल रहे मिनरल फॉस्फेट, इन फॉर्म्स में ये पाया जाता है। फॉस्फोरस हमारे क्या काम आता है? फॉस्फोरस काम आता है हमारी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस की। किसकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के? एनिमल्स की बोन्स और टीथ की। ठीक है, हमारी बॉडी में इसका ये काम है। इसके अलावा ये ऑर्गेनोफॉस्फेट एसेंशियल फॉर सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न में भी काम आएगा। सेल डिवीज़न में ये प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए की, डीएनए और आरएनए बनाएगा। ठीक है, देखते रहो इसको पूरी तरह से ना, आगे से आगे देखो, बिल्कुल बहुत आसान है। फॉस्फोरस साइकिल बहुत आसान, खत्म ही कर दूंगा अभी, देखना। और ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म याद है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल उसकी फॉर्म में भी हमारी फॉस्फोरस हमारी बॉडी के अंदर रहता है। तो तीन बातें हो गई, एक तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के काम आएगा, एक ऑर्गेनो फॉस्फेट जो है वो डीएनए आरएनए के एक फॉर्म में काम आएगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑर्गेनो फॉस्फेट मतलब ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो सेल के अंदर पाया जाता है, और तीसरा हो गया एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आएगा। अब बात करते हैं इसकी साइकिल की, है ना। तो साइकिल भी यार मैं फटाफट बना देता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊँ तुम्हें, ठीक है? तो 2 मिनट ये बना ही देता हूँ। देखो भाई, ये साइकिल है। अब फॉस्फोरस में जो मैंने पिंक लाइन बनाई ना, ये तो है कि सॉइल में फॉस्फेट कैसे आते हैं, और बाकी जो बनाया है वो कैसे जाते हैं सॉइल से, है ना। तो आने के सोर्स दो ही हैं। पहला, डीकम्पोज होकर के। क्या डीकम्पोज होकर के? प्लांट्स और एनिमल्स के डीकम्पोजिशन से। यहाँ मैं एक ये लाइन और बनाना भूल गया। ये देखो, ये ये प्लांट्स भी डिकम्पोज होंगे कंज्यूमर्स के साथ में, ठीक है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के डेड होने पर उनके अंदर बॉडी में प्रेजेंट फॉस्फेट जो है वो आ जाएगा सॉइल के अंदर, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी। अच्छा, ये जो सॉइल है, फॉस्फेट है, ये कुछ कंज्यूमर्स इसको भी लेते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये भी एक कंजप्शन का सोर्स हो गया कि सॉइल से भी डायरेक्ट फॉस्फेट लेते हैं कुछ कंज्यूमर्स। ओके, अब बात करते हैं कि इससे जाती कैसे है, फॉस्फेट सॉइल से कैसे ले जाते हैं लोग, है ना। तो देखना, यहाँ देखो, जो सॉइल है उसमें जो फॉस्फेट है उसको प्लांट लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में लेते हैं और इसे ऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब हो गया कि खनिज लवण की फॉर्म में लिया, लवण की फॉर्म में लिया, और उसे ऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब एटीपी एडीपी बनाने में यूज़ ले लिया और बॉडी में स्टोर कर लिया। उसे कंज्यूमर ने खाया एज ए फूड, और मरने के बाद में उसको वापस डिकम्पोजर ने सॉइल में मिला दिया। ये तो एक साइकिल। अब दूसरी साइकिल, जो सारा सॉइल है, सॉइल के अंदर फॉस्फेट है, वो सारा का सारा प्लांट नहीं ले पाते, उसमें रन ऑफ की वजह से। रन ऑफ, व्हाट इज रन ऑफ? जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो लगातार पानी बहता रहता है, दैट इज रन ऑफ। ओके, दिस इज रन ऑफ। तो रन ऑफ की वजह से क्या होगा? रन ऑफ की वजह से जो जितना भी पानी जो फॉस्फेट है सॉइल का, वो मैक्सिमम जो है वो बह जाता है पानी के साथ में, और जा कर के जो शैलो सी पॉइंट स्पॉट्स हैं या फिर वाटर रिजर्वायर्स हैं, जैसे लाइक लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स वगैरह वगैरह, उसके अंदर जा कर के इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ पे एक चीज़ होती है फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो उस फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इन फाइटोप्लैंक्टन्स को एल्गी खाती है। एल्गी, एक एल्गी जो है ना वो 100 से 200 फाइटोप्लैंक्टन्स खाती है।
तो उसको खाने के बाद में उस एल्गी को कुछ फिशेस जो है वो एल्गी पे ही जिंदा रहती है तो वो खाएगी, और उनके मरने के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फिशेस का जो फॉस्फेट है उसे वापस सी में मिला देती है। या फिर ये जो हमारे इसमें फॉस्फेट आया है वो फॉस्फेट जो है वो सेडिमेंट होकर के नीचे जमा होकर के और रॉक्स की फॉर्म में उनके अंदर फॉर्म हो जाता है, मतलब लेयर्स बन जाती है और इस तरह से वो स्टोर हो जाता है ना, और वापस इरोजन से वो फॉस्फेट जो है वो आ जाता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गई ये फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद है सल्फर साइकिल, है ना। ठीक, सल्फर साइकिल की शुरुआत करते हैं। सल्फर साइकिल में भी जैसे मैंने फॉस्फोरस साइकिल में सबसे पहले लिया था कि ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, नेचर में सल्फर किस फॉर्म में रहता है। जैसे फॉस्फोरस में हमने बात करा था इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस तरह से हमने बात करी थी, है ना, पार्टिकुलेटेड। तो इसमें ये सल्फर किस तरह से रहता है, तो दोस्तों इसमें ये चीज़ देख लो कि सबसे पहले तो मतलब ये रटी लो, मतलब क्योंकि इसके वेरियस फॉर्म्स है, पर मैं ये बोलूँगा कि इसको तुम मान लो ये सल्फर है, इस फॉर्म में रहता है, और सल्फाइड्स में तुम ये मान लो H2S गैस की फॉर्म में मान लो, और जब तुम्हारी बात हो सल्फेट्स की तो तुम इसे SO4-2 रट लो, या तुम इसको H2SO4 मान लो। ठीक है, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम यही मानो, ओके, ताकि तुम्हारे समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये तो हुई बात कि किस तरह से रहता है, तो ये सल्फर रहता है, H2S रहता है, H2SO4 रहता है, सल्फर रहता है, H2S रहता है, H2SO4 रहता है, सल्फर रहता है, H2S रहता है, H2SO4 रहता है। ये तो होगी सल्फर किस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब इसकी जो साइकिल है वो दो तरह की है। पहली गैसियस साइकिल, फॉस्फोरस में गैसियस साइकिल नहीं थी, उसमें सारी की सारी सेडिमेंट्री साइकिल ही थी। इसमें गैसियस साइकिल भी है और सेडिमेंटरी साइकिल भी है। गैसियस साइकिल क्या, जब सल्फर गैस की फॉर्म में रहेगा, है ना, काफ़ी लंबा समय गैस की फॉर्म में बिताएगा। सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब जब ये आयंस की या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में क्या होता है, देखो अभी हम लोगों ने बात करी कि तीन फॉर्म्स हैं, सल्फर है, H2S है और SO4-2 आयंस हैं। तो इन तीनों में गैस कौन है, गैस है H2S गैस। ओके, बाकी ये गैस नहीं है, H2SO4 लिक्विड होता है और सल्फर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो बचा कौन, H2S गैस होती है। ओके, तो गैसियस साइकिल में H2S गैस की बात करेंगे, है ना। देखना, सबसे पहले जब भी कोई कहीं पर भी बैक्टीरियल एमिशन हो और उस जगह पर सल्फर प्रेजेंट हो तो उसका ये रिडक्शन करके बैक्टीरिया H2S गैस फॉर्म करते हैं। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सल्फर में हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कौन सी गैस बनेगी, H2S गैस बनेगी। ठीक है, अब पहली बात तो ये H2S गैस एटमॉस्फेयर में गई। दूसरी बात, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, फॉसिल फ्यूल समझ गए, मतलब ऑयल, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, तो उसमें से एक गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो H2S के साथ अब एक और गैस जुड़ चुकी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो एटमॉस्फेयर में जा चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद में विंड ब्लोवन सी सॉल्ट। देखो क्या है विंड ब्लोवन सी सॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि देखो जब एसिड रेन होती है तो उसकी वजह से जो पानी गिरता है वो H2SO4 साथ में लेकर के आता है, जो समुद्र के पानी में सल्फेट्स पैदा करता है, ये मान लो। ठीक है, तो SO4-2 की फॉर्म में रहता है, ये SO4-2 की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में है, अभी ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में वॉल्केनिक एमिशन होता है। वॉल्केनिक एमिशन मतलब वही ज्वालामुखी विस्फोट जिसमें तीन चीज़ें निकलती है, H2S भी निकलती है, SO2 भी निकलती है और SO4-2 आयन भी निकलते हैं। ये SO4-2 आयन सॉल्ट्स की फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, तो ये भी आ गए एटमॉस्फेयर में, सारे चीज़ें आ चुकी है क्या, एटमॉस्फेयर के अंदर। तीन चीज़ें हैं, H2S, SO2, SO4-2। SO4-2 हवा में ऐसे के ऐसे ही रहता है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में, सॉरी हवा में नहीं, एटमॉस्फेयर में ऐसे कैसे रहता है, SO4-2 ऐसे ही रहेगा। ये SO4-2 ड्रॉपलेट्स के साथ में रिएक्ट करके और उनका हाइड्रोजन लेकर के H2SO4 डायरेक्टली बनाता है, इसको याद रख लो। ठीक है, अब दो चीज़ें और बची है, H2S और SO2 गैस।
H2S गैस और SO2 गैस जो है वो स्पार्किंग होती है ना, उसकी वजह से, स्पार्किंग मतलब बिजलियाँ कड़कना, उसकी वजह से ये कौन सी गैस बनाती है, SO3 गैस। SO3 गैस जल के अणुओं के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या बनाएगा, H2SO4। और ये H2SO4 जब वापस ज़मीन पे गिरेगा तो बह बुआ के वापस कहाँ जाना है, इसको समुद्र में जाना है, और समुद्र के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, H2SO4 इस तरह के आयंस का फॉर्मेशन करता है ये वापस। ये तो होगी तुम्हारी गैसियस साइकिल। अब इस साइकिल को मैं तुम्हें एक मेन जो हमारी इसकी दोनों का कंबाइन फॉर्म में जो साइकिल का, उसमें एक बार दिखाऊंगा ताकि ये और अच्छे से क्लियर होगी। देखो बेटा, इसमें देखो, ये एटमॉस्फेयर के अंदर SO2 गैस कैसे कैसे आ रही है। तो सबसे पहले तो देखो, ये H2S गैस एटमॉस्फेयर में सल्फाइड की फॉर्म में रहती है, जो कि कन्वर्ट होती है किस में, SO2 में। SO2 में कैसे कन्वर्ट होएगी, तो वो इसका ऑक्सीडेशन होगा, H2S का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ये एटमॉस्फेयर में SO2 गैस में कन्वर्ट होती है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है वो प्रोसेस की बात इसके बाद रिएक्शंस में तुम्हें वैसे भी देखने को ही मिलेगी, फिर भी एक जनरल मान के चलो कि ये इस ऑक्सीडेशन के थ्रू SO2 में बदलती है, तो ये एटमॉस्फेयर में SO2 बनती है। इसी तरह से सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कोई भी जीव जंतु या पौधे जिसके अंदर सल्फर कंटेंट है, सल्फर कंटेंट होता है प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के अंदर सल्फर के अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर होते हैं, आपको याद होना चाहिए, अमीनो एसिड में सल्फर टाइप के अमीनो एसिड्स भी होते हैं, उनके जलने से हमारी SO2 गैस बनती है। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन, जलना है ना, तो उसकी वजह से SO2 गैस आती है। दो चीज़, ये SO2 गैस प्लांट वापस ले सकते हैं भैया, ठीक है। तो ये तो हो गई एक साइकिल, यहाँ पे छोटी सी साइकिल यहाँ खत्म। ओके, यहाँ पे ये जो सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्लांट और एनिमल्स जो है वो जब सड़ते हैं तो उनके बैक्टीरियल एमिशन से H2S गैस निकलती है, वापस ये SO2 बन के वापस तो चली जाती है प्लांट के थ्रू, ठीक है। ये बात तो होगी इसकी। अब फिर मैंने बात करी थी कि जो H2S गैस है या एटमॉस्फेरिक सल्फाइड्स हैं वो SO3 गैस में बदलते हैं, मैंने बताया था बिजलियाँ कड़कती वगैरह से SO3 गैस में बदलते हैं। ये SO3 गैस आगे जा कर के प्रेसिपिटेट हो जाती है H2SO4 की फॉर्म में, या ये H2SO4 जो है वो समुद्र में छिड़क दिया जाता है। जैसे ही समुद्र में छिड़केंगे तो अब यहाँ से सल्फेट आयंस जो हैं उनकी साइकिल चालू हो गई है। ये साइकिल होगी हमारी सेडिमेंटरी साइकिल, ठीक है। अब इस सेडिमेंटरी साइकिल में क्या होता है वो देखो। देखो बेटा, सेडिमेंटरी साइकिल पढ़ने से पहले मतलब ये बात समझना तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें SO4-2 आयंस की बात हो रही है। तो SO4-2 आयंस किस किस फॉर्म में हमारे को रिलीज होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो वो मैंने बात करी थी ना, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो स्टोर रहता है ना, सल्फ़र जो है ऑर्गेनिक सल्फ़र स्टोर रहता है। तो वो जो ऑर्गेनिक सल्फ़र स्टोर रहता है वो ऑर्गेनिक सल्फ़र मैंने बताया था SO4-2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, वही पहले SO3 बनती है, फिर वो SO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके SO4-2 बन जाती है। ये बात हुई थी हमारी, ठीक है। अब ये SO4-2 और किस किस तरीके से रिलीज़ होता है, तो सबसे पहले तो ये रिलीज़ होता है वेदरिंग या डीकम्पोज यानी टूटना, मौसमी कारणों से या टूटने की वजह से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सल्फर के टूटने की वजह से ये रिलीज़ होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया, मतलब ये जो अपन ने बीच में भी बात करी थी उसका सार ये है। दूसरी बात, ये मिनरल्स या फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी ज़मीन में ऐड होता है, ठीक है। दूसरी बात, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी ज़मीन में ऐड होता है। अगली बात, सॉइल में पहले से ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि सॉइल जो बनती है वो किससे बनती है, आपको पता है भाई, चट्टानों की घिसने की वजह से बनती है सॉइल, तो उसमें पहले से भी ऐड होगा, ठीक है। और अगली बात, जो हमारे तलछट है, जहाँ पानी वाली जगह है वहाँ तलछट है, सेडिमेंट्स है, वहाँ से भी हमको सल्फ़र मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है हमारी कि सल्फ़र हमें कहाँ कहाँ से, SO4-2 हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात हो गई। अगली बात देखो, ये जो SO4-2 आयन है ये रिड्यूस हो जाता है
आफ्टर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स एंड बैक्टीरिया टू फॉर्म सल्फ्यूरिल ग्रुप ऑफ प्रोटीन। मतलब प्लांट और बैक्टीरिया इसको ले लेते हैं और ग्रुप ऑफ प्रोटीन, सल्फर वाले ग्रुप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। ये बात हो गई है क्लियर। इसका मतलब प्लांट बनाएंगे, वापस डिकम्पोज होंगे, फिर से SO4-2 बनेगा, तो ये होगी सेडिमेंटरी साइकिल, सिंपल। ठीक है, इसमें ये कंज्यूमर्स इनको लेते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और जो एक्स्ट्रा सल्फर है उसको वापस से एनवायरनमेंट में एक्सक्रेट कर देते हैं, है ना। ठीक है, अपनी बॉडी से वापस बाहर निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा अगर होगा तो, और अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो उसे बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और मरने पर वापस से एनवायरनमेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। ये हो गई हमारी सेडिमेंटरी साइकिल का पार्ट 1, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो इसका पार्ट 2। देखो इस सेकंड वाले पार्ट को ये थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है ना, तो इसको समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें मेन जो मैंने बताया था ना, एक कंबाइन फॉर्म जो है दोनों का, उसमें लेके चल रहा हूँ इस वाले पार्ट में। देखो इस वाले पार्ट में सिंपल, यहाँ देखना इस जगह पे, देखो ये बात रटनी है कि अगर SO4-2 है तो सल्फर से SO4-2 बनाना है, मतलब S के अंदर O जोड़ना है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन करोगे तो SO4-2 बनेगा, और H2S का ऑक्सीडेशन करोगे तो भी SO4-2 बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन निकलेंगे, ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो इसका मतलब सल्फर और H2S का ऑक्सीडेशन करने से SO4-2 बनता है, और SO4-2 के रिडक्शन से सल्फर और H2S बनता है। ठीक है, और अगर सल्फर में तुम हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तो सल्फर में हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या हुआ, रिडक्शन, और हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपस में भी कन्वर्ट होते हैं। दूसरी बात, जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब प्लांट्स और हमारे एनिमल्स, उनके अंदर जो स्टोर्ड सल्फर है, उस सल्फर का जब तुम रिडक्शन करोगे तो तुम्हारे को सल्फर और H2S मिलेगी। देखो इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, सल्फर और H2S, और उसका ऑक्सीडेशन करने पर SO4-2 आयन मिलते हैं। ठीक है, या फिर इनका डायरेक्ट मिनरलाइजेशन हो जाए, प्लांट और एनिमल डायरेक्ट मिनरल बन जाए, तो भी तुम्हें SO4-2 आयन मिलेंगे। समझ में आ गई? ये तो पूरी साइकिल हो गई, पर इसमें थोड़ी सी डिटेल है दोस्तों। इसमें क्या डिटेल है? डिटेल ये है, देखो ये देखो, इसमें कुछ बैक्टीरिया के नाम याद रखने, जैसे जो हमारी H2S गैस है, अच्छा H2 ये कहाँ से आई H2S गैस, और ये कहाँ से आई? तो देखो जब SO4-2 है ना, उसको तुमने रिड्यूस करा, तो रिड्यूस करने पर तुम्हारे पास में H2S गैस आई। अब ये रिड्यूस कौन करेगा? तो देखो H2SO4, ये H2SO4 या SO4-2 आयन कहाँ है, समुद्र में। समुद्र के अंदर तलछट में, बॉटम में एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है ये डीसल्फो वाइब्रोइक बैक्टीरिया। डीसल्फोवाइब्रोइक बैक्टीरिया कहाँ रहता है, समुद्र के तलछट में। ये क्या काम करता है, ये SO4-2 का रिडक्शन करके इसे सल्फर, सल्फाइड या H2S में बदल देता है। ये वापस एयर में रिलीज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगी, SO4-2। ठीक है, ये वापस से एयर में रिलीज हो जाती है तीनों चीज़ें, और वापस बना देती है SO4-2। समझ में आ गया? कैसे बनाएगी? H2SO है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO4-2 बनाएगी, हाइड्रोजन आयन देगी, सिंपल। ये HO4 वापस ऑटोट्रॉप्स यानी हमारे प्लांट्स ले लेते हैं, ले करके और उसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब ये बात होगी दूसरे पार्ट। अब मान लो आपके पास में ये डीसल्फो वाइब्रोइक बैक्टीरिया नहीं है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि तो तलछट में रहते हैं, समुद्र के नीचे रोशनी जाती नहीं है, तो रोशनी वाले जो बैक्टीरिया हैं वो हमारा काम करेंगे। रोशनी वाले बैक्टीरिया कौन है? तो आप देखो जो फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया यूज़ होते हैं ना, वो रोशनी वाले बैक्टीरिया, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब रोशनी, तो रोशनी का यूज़ करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये हमने कुछ रिएक्शंस दे रखी है 4, इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन H2S के साथ में सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो तुम्हारे पास ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा और रो सल्फर बनेगी, बॉडी में स्टोर हो गई। अगर तुम्हारे पास में पानी भी है H2S के साथ में, तो फिर क्या होगा,
तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके H2S और सनलाइट की प्रेजेंस में वही ग्लूकोज बनाएगा, पानी बनेगा और SO4- आयन बन जाएगा। ये SO4- आयन काम में आ जाता है। इसी तरह से अगर रो सल्फर है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, H2O के साथ रिएक्ट करके SO4- आयन बनाएगा। इसी तरह से अगर नाइट्रेट आयन भी प्रेजेंट है तो क्या होगा, वही सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी नाइट्रेट आयन और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगी और SO4- आयन बनेगा। तो इस तरह से सभी से ये SO4- आयन फॉर्म कर सकते हैं ये बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं, तो ये है क्लोरोबैक्टीरिएज और थायरोडेकेज, है ना। तो एक तो हो जाएंगे हमारे पास में थायरोडेकेज और दूसरा हो जाएगा क्लोरोबैक्टीरिएज। दो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस के बैक्टीरिया हैं। ओके, अब देखो दूसरी बात, ये जो सल्फर बनी हुई है ना, ये सल्फर रिमूव हो जाएगी किससे, ऑर्गेनिक फेज से, एज एन एलिमेंट सल्फर कंबाइन विद आयरन। देखो सल्फर जो एक्स्ट्रा बनी है वो जब ये डिकम्पोज होकर के ज़मीन में बैठेंगे ना, मतलब ये तलछट में बैठ जाएंगे ना, तो तलछट में बैठने पर आयरन के साथ रिएक्ट करके और आयरन सल्फाइड बना देंगे और स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी बात हुई किसकी, सल्फर साइकिल की। बहुत आसान है, एक दो बार इसको देखने पे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीजन साइकिल की। ऑक्सीजन साइकिल दोस्तों अगर तुमको ऐसे समझना है ना ऑक्सीजन साइकिल, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें समझाने लायक जैसा, क्योंकि बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। चलो इसको मैं बना देता हूँ 2 मिनट तुम्हारे लिए कि किस तरह से प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, ये समझा देता हूँ। वातावरण में 21% ऑक्सीजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये ऐसे गैस की फॉर्म में भी रहती है, फिर ओजोन की फॉर्म में भी है, और गैस ऑक्सीजन के आयंस की फॉर्म में भी एक्सोस्फीयर आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा जो ज़मीन पे पाई जाती है वो तो सिंपल ऑक्सीजन गैस तो है ही, ओजोन गैस भी है। उसके अलावा ये कई सारे जो वाटर बॉडीज़ है जैसे लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, इसके अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व भी पाई जाती है। इसकी साइकिल सिंपल है, इसकी साइकिल जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है गैसियस साइकिल पर है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो आती है प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स से के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, लेकर के उसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन में बदल देते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पहले डिस्कस की जा चुकी है, इसलिए वापस नहीं कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से निकल जाते हैं और एटमॉस्फेयर में आकर के वापस एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करी जाती है। तो ये सिंपल है, ये चीज़ तुम्हें पहले से ही आती है। ये थी दोस्तों ऑक्सीजन साइकिल। इसी तरह से देखते रहिए, और वीडियोस आ रहे हैं, धनाधन आ रहे हैं। 17 दिन और मतलब अभी 15 दिन और बच रहे हैं, तो 15 दिन में बहुत सारे वीडियोस और आ जाएंगे। और मैं अब क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ कि भाई डेली तुम्हारे को क्वेश्चंस भी दूँ, तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ट से बेस्ट दो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जेई लगे ना, सब मतलब अपने जान पहचान के हो, सब अपने वीडियो देखे हो, सब ने नाम सुना हो कि हर्षित सर से पढ़े। ये अपना लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।